अरे वैसे भी हमारे यहाँ हमेशा देखा जाता है कि अगर कोई अच्छा करता है तो उसकी तारीफ या उसकी खबरें एक दूसरे तक पहुंचने और फैलने में वक्त लगता है। लेकिन अगर किसी ने कुछ गलत काम किया हो, कुछ गड़बड़ किया हो, तो ये सारे न्यूज जो है वो आग की तरह यूं फैल जाता है। प्रणाम दोस्तों, का हाल बा। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और नेगेटिव जजमेंट कैन गिव्स यू सेटिस्फैक्शन मोर देन प्राइड या हैप्पीनेस। तो बेसिकली इसका मतलब यह है कि किसी के भी बारे में नेगेटिव जब जजमेंट होता है तो किसी कभी कभी एक सेटिस्फैक्शन होता है, मतलब वो हैप्पीनेस से ज्यादा आपको सेटिस्फाइड करता है किसी के नेगेटिव जजमेंट। तो बेसिकली इसका अगर हिंदी में एक कहावत है, किसी की टांग खींचना, समझते हैं ना, कि जब आपसे कोई आगे निकल रहा हो तो जो नेगेटिव कंपटीशन की भावना जागती है, जिसको इंग्लिश में वो क्या एक शब्द है, इंफ्रोरिटी कॉम्प्लेक्स या जो भी है ये कॉम्प्लेक्स, तो ये इंसान के मन में जब जागने लगे, और ये तब कॉम्प्लेक्स होता है जब आपको पता है कि आप उससे कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं या कॉम्पीट करना नहीं चाहते हैं। तो जब नेगेटिव कंपटीशन की भावना मन में आने लगे, वो कहते हैं ना कि आपका अगर दोस्त किसी एग्जाम में आपके साथ है और आप पास हो जाए और वो फेल हो जाए तो बुरा लगता है, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा तब लगता है जब उस एग्जाम में वो आपसे भी ज्यादा नंबर ले आए। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स की भावना है, या आपके दोस्त को मिल गई और आपको नहीं मिली, वो भी तब जब वो दोस्त आपसे कहीं ज्यादा गया गुजरा या बिलो द एवरेज हो आपसे। तो बेसिकली ये जो ईर्ष्या कंपटीशन की भावना है इस तरीके से जागृत होती है। और इसका जिक्र मैं इस वजह से कर रहा हूं कि एक हिडनबर्ग नाम के संस्था के द्वारा रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट ना ही मेरे बारे में है, ना ही आप सबके बारे में है। ये रिपोर्ट है अडानी ग्रुप्स के बारे में। 88 क्वेश्चंस के साथ कई पन्नों में भर भर के जो सवाल पूछे गए हैं, इस रिसर्च कंपनी ने अडानी ग्रुप से पूछा है। अब आप बोलेंगे कि इसका कॉम्प्लेक्स या वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इससे क्या लेना देना है। तो बेसिकली मैंने जिक्र ये इसलिए किया कि भारत आज दुनिया में एक उभरता हुआ देश है। विकास के मामले में हो, सैन्य शक्ति के मामले में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो। इसरो अपने अभी 2 दिन पहले सबसे छोटा जो रॉकेट है वो लॉन्च किया। तो इस तरह की चीजें जैसे जैसे डेवलपमेंट, और इंडिया दूसरे कंट्रीज को कंपटीशन दे रहा है, और ना ही कंपटीशन बल्कि कई बार, अभी पिछले कुछ दिनों पहले रिपोर्ट आई, इंडिया जो है वो टॉप 5 ग्रोइंग इकोनॉमी में, टॉप 5 कंट्रीज में इंडिया 5वें नंबर पे आ गई है। एक्चुअली में यही होता है कि जब आपसे कोई आगे निकल रहा हो और जब आपके मन में नेगेटिव कंपटीशन की भावना आने लगती है, तो आप किसी व्यक्ति के बारे में उसके पॉजिटिव चीजों से ज्यादा उसकी नेगेटिविटी सुनने में, अरे वैसे भी हमारे यहाँ हमेशा देखा जाता है कि अगर कोई अच्छा करता है तो उसकी तारीफ या उसकी खबरें एक दूसरे तक पहुंचने और फैलने में वक्त लगता है। लेकिन अगर किसी ने कुछ गलत काम किया हो, कुछ गड़बड़ किया हो, तो ये सारे न्यूज जो है वो आग की तरह यूं फैल जाता है। ठीक है, आपने अच्छे मार्क्स लाए अपने एग्जाम में, ये आपके रिलेटिव्स को, आपके रिश्तेदारों को बड़ा देरी से पता चलता है, या कभी कभी नहीं पता चलता है। बाद में कभी कभी डिस्कशन में ये पता चलता है कि अच्छा आपका बेटा फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ था, हमें तो पता ही नहीं था। अबे भाई, जब पता करने की कोशिश करोगे तभी तो। लेकिन अगर आप फेल हो गए हो तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। रिश्तेदारों के खुद आपके पिताजी के पास फोन आ जाएंगे कि सुना है आपका बेटा फेल हो गया, बड़ा बुरा लगा। उन्हें बुरा बुरा कुछ नहीं लगा, बेसिकली वो बुरा फील कराने के लिए कॉल किया उन्होंने कि हमारा बेटा तो ऐसे ऐसे पास हो गया है, आपका कैसे फेल हो गया। तो ये जो चीजें हैं वो भारत के साथ अब देखने को मिलेंगी, और यही इस रिपोर्ट के हिसाब से अभी एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, 88 क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं अडानी से। ऑब्वियसली रिसर्च कंपनीज हैं, क्वेश्चन पूछने का अधिकार है, पूछती हैं, लेकिन वो भी तब जब अडानी ग्रुप एफपीओ लॉन्च करने वाला था। शेयर मार्केट का ये हिसाब किताब है, हो सकता है बहुत लोगों को समझ ना आए। तो एफपीओ लॉन्च करने से ठीक एक दिन पहले हिंडनबर्ग के जो संस्थापक हैं या जो भी चेयरमैन है, जो भी मालिक हैं, उन लोगों ने ये रिपोर्ट पब्लिश करी अडानी ग्रुप की। सेबी को ट्वीट किया, जो ये शेयर का हिसाब किताब जो टोटल देखते हैं, उनको ये ट्वीट किया कि एक कंपनी जो बहुत ही तेजी से अचानक से कैसे ग्रोथ कर रही है, मतलब जो अडानी ग्रुप के शेयर हैं, चाहे वो अडानी ग्रुप की किसी भी शेयर की बात हो जाए, चाहे वो पोर्ट की बात हो जाए, अडानी एयरपोर्ट्स की बात हो जाए, अडानी पावर की बात हो जाए, इन सब के शेयर अचानक से बढ़े हैं
और ये बात सबको पता है कि अडानी के शेयर्स पिछले 1-2 सालों में अचानक से तेजी आई है और अडानी का हर छोटे बड़े क्षेत्रों में अब धीरे धीरे उनका एक तरीके से जो एक्वायर करने का प्रोसीजर है वो धीरे धीरे तेज होता गया। तो हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 88 क्वेश्चंस के एलिगेशन लगाए गए हैं अडानी ग्रुप पे, बेसिकली उनका कहना यह है कि अडानी ग्रुप्स के शेयर जो हैं वो अचानक से ही उसके जो रेट्स हैं उसको मैनिपुलेट किया गया है, उसको जानबूझ के बढ़ाया जा रहा है। और ऐसे इंफॉर्मेशन जब कंपनी पे बैड इंपैक्ट डालते हैं तो कंपनीज के शेयर डाउन होने लगते, कंपनीज की जब रेपुटेशन पे सवाल आता है तो ऐसे जब एलिगेशंस लगने लगते हैं तो एक मार्केट में जो स्पेशली शेयर बाजार है उसमें एक हड़कंप सा मच जाता है, भागा दौड़ी सी मच जाती है। तो आनन फानन में लोग शेयर बेचने लगते हैं जब इस तरह की रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, तो जिसके कारण शेयर की जो प्राइसेस हैं वो काफी डाउनफॉल करने लगती हैं। और बेसिकली जो हिंडनबर्ग का ये स्ट्रैटेजी है, उनकी जो ये पुरानी टेक्निक है, बेसिकली हिंडनबर्ग जो है ये संस्था ये एलिगेशन लगा रही है कि जिसमें सबसे बड़ा जो एलिगेशन है वो ये है कि अडानी ग्रुप की जो ऑडिट कंपनीज की जो ऑडिट करते हैं वो कंपनी काफी छोटी कंपनी के द्वारा ऑडिट कराए जाते हैं जिनके पास 10-12 एम्प्लॉयज मात्र हैं, जो सबसे बड़ा आरोप है। और भी आरोप है जैसे कि शेयर के रेट्स को मैनिपुलेट करके जानबूझ के बढ़ाए गए हैं। तो इससे पहले हिंडनबर्ग के बारे में अगर मैं बताऊं, जो कि ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि सिर्फ 10-12 लोगों की कंपनी के द्वारा ऑडिट कराया जा रहा है, उस हिंडनबर्ग की खुद की कंपनी में सिर्फ 5 से 7 एम्प्लॉय हैं, इंक्लूडिंग जो सीईओ मालिक या जो भी है, इनका कोई अस्थाई पता नहीं है। एक दूसरे जगह से रिपोर्ट्स उठाते हैं, जैसे किसी खबर से उठाई, किसी न्यूज चैनल से उठाई, किसी रिपोर्टर से ली, इन सब की रिपोर्टिंग्स और न्यूज को एक कलेक्ट करके उनपे ये एक तरीके से उनकी जो जो भी 5-7 लोगों की टीम है वो काम करती है और ये फिर रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। रिपोर्ट पब्लिश करने से पहले वो क्या करते हैं कि उनके देखो बेसिकली ए रिपोर्ट्स पब्लिश करने से उनका क्या फायदा, सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है कि वो एलिगेशंस अगर किसी कंपनी पे लगा रहे हैं तो उनका क्या फायदा है इसमें। उनका फायदा यही है कि उनका जो नेचर ऑफ बिजनेस है ना, वो नेचर ऑफ बिजनेस है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जो शेयर मार्केट से थोड़ी बहुत जानकारी भी रखते हैं उनको ये चीज पता होगा। बेसिकली मैं आपको अगर समझाऊं तो शॉर्ट सेलिंग ये होता है कि आज अगर किसी कंपनी के शेयर 100 रुपए हैं, ठीक है, तो शॉर्ट सेलर जो हो गया जैसे हिंडनबर्ग है, तो उसने क्या किया कि एक ब्रोकर से, जो भी ब्रोकर है उससे अडानी के, मान लो अडानी के शेयर हैं 100 रुपए, तो उस हिंडनबर्ग ने किसी ब्रोकर से 100 रुपए के हिसाब से जो शेयर ऑलरेडी अडानी के चल रहे हैं वो बोले कि मेरे को भैया 200 शेयर दे दो। उस ब्रोकर ने 200 शेयर दे दिए, लेकिन हिंडनबर्ग या भी जो भी शॉर्ट सेलर्स हैं वो उस 200 शेयर के पैसे उनको पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पैसे उनको पे नहीं कर रहे हैं। ये जो शेयर लिया जाता है वो उधार लिया जाता है कि मैं आज इस ब्रोकर से 100 शेयर उधार ले रहा हूं या 200 शेयर उधार ले रहा हूं, आने वाले दिनों में एक फिक्स टाइमिंग होती है, इस टाइम पे मैं इस शेयर को वापस कर दूंगा उस ब्रोकर को, जितने मैंने शेयर लिए हैं उतने शेयर वापस कर दूंगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये उधार लेने का है। 200 रुपए के हिसाब से उसने 100 शेयर लिए, उधार लिए हैं, उसको 200 रुपए के हिसाब से भी उसको पेमेंट नहीं करनी है। उसने 100 शेयर लेके, अभी उसका 200 रेट चल रहा है, उसने ब्रोकर से 100 शेयर इधर से लिए और इधर उस शेयर को बेच दिया 200 रुपए के हिसाब से। उसके पास पैसे कितने आ गए? 20,000 रुपए, ठीक है। 200 रुपए के हिसाब से अगर देखें तो उसने 100 शेयर लिए तो 20,000 रुपए उसके अकाउंट में आ गए। तो 20,000 तो उसके अकाउंट में आ गए, मान लो महीने दिन बाद उसने ब्रोकर को शेयर वापस करने को बोला है, ठीक है। अब उस महीने दिन बाद उस शेयर का रेट 400 हो, 500 हो या 100 रुपए घट के हो गया हो या 50 रुपए हो गया हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसको जो 100 शेयर है वो ब्रोकर को वापस करने हैं, शॉर्ट सेलर है। तो शॉर्ट सेलर स्मार्ट गेम हिंडनबर्ग क्या करती है कि पहले शेयर्स को उधार ले लेती है किसी ब्रोकर से और उस कंपनी की रिपोर्ट बना के पब्लिश कर देते हैं कुछ एलिगेशंस और तथ्यों के आधार पे, जिससे क्या होता है कि उस कंपनी की रेट जो है शेयर्स के वो अचानक से गिर जाते हैं और बहुत तेजी से गिर जाते हैं। तो अडानी ग्रुप के साथ भी यही हुआ, जैसे ही रिपोर्ट पब्लिश हुई शेयर के रेट गिर गए। जो हिंडनबर्ग नाम की कंपनी है, जो 100 शेयर उसने उधार लिए थे 200 रुपए के हिसाब से, उसने तो उस शेयर को बेच दिया, 20,000 रुपए अपने पास बना लिए, लेकिन जिस ब्रोकर से उसने 200 शेयर लिए हैं वो तो उसे वापस करने हैं, तो उसके लिए वो शेयर खरीदेंगे तभी तो वापस करेंगे, और खरीदेंगे तब जब वो शेयर के रेट कम होंगे। तो ये एलिगेशंस और इल्जाम लगा के रेट को डाउनफॉल बिल्कुल कर दिया जाता है, और जब शेयर के रेट बिल्कुल गिर जाते हैं तब हिंडनबर्ग जैसी कंपनी जो शॉर्ट सेलर है वो, अब मान लो कि कंपनी के शेयर्स के रेट गिर के 50 रुपए हो गए, ठीक है, तो
तब क्या करेगी कंपनी, हिंडनबर्ग जो शॉर्ट सेलर है वो 50 रुपए के हिसाब से 100 शेयर खरीद लेगी। कितने का पड़ेगा? 5,000 रुपए का। जो शेयर उसने जब 200 का रेट था 20,000 में बेचे 100 शेयर, आज वो शेयर 100 शेयर जो वापस खरीद रही है उसे पड़ेगा 5,000 रुपए का, क्योंकि रेट जब गिर गया 5,000 रुपए के उसने शेयर खरीदे और जिससे ये 100 शेयर लिए थे जिस ब्रोकर से उधार, उसको वापस कर दिए। तो बेसिकली जिससे शेयर उधार लिए थे उसको वापस भी मिल गए, उस कंपनी के 5,000 रुपए में काम हो गया, जबकि उसने शेयर को उधार लेके 20,000 में बेचा था 15,000 रुपए का, उस कंपनी को सीधा सीधा फायदा हो जाता है। और यही हिंडनबर्ग करती है, रिपोर्ट पब्लिश करके उस शेयर की कंपनीज के शेयर को बिल्कुल डाउन कर देती है और डाउन हो जाता है, और ये फिर शेयर्स को खरीद के जहां से उधार लिया है महंगे शेयर्स को उसको दे देते हैं। तो हिंडनबर्ग ने ये एलिगेशंस लगा के मार्केट में शेयर के प्राइसेस को बिल्कुल ड्रॉप डाउन कर दिया, और इसकी वजह से और भी कंपनीज के शेयर और इंडियन मार्केट पे कुछ ना कुछ असर तो होता है। अब बेसिकली क्या है कि जब चाइना की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, आज मार्केट में चाइनीज कंपनीज का एक बहुत बड़ा दबदबा है। 70 से 80% जो मार्केट है वो चाइना के द्वारा अदर कंट्रीज में भी एक तरीके से उनका कवर अप है। वो छोटे से छोटे चार्जर, वायर, केबल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सब एक दूसरी जगह एक्सपोर्ट करते हैं चाइना से। तो बहुत सारे देश को ये आज भी पछतावा होता है कि कई बार ये पब्लिश भी किया जाता है कि बोलते हैं कि हमने ध्यान नहीं दिया तो दूसरी कंट्रीज हमसे आगे निकल गई बिजनेस के मामले में और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामले में। वैसे ही अब क्या होता है कि पहले के टाइम में जब कोई देश इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और बाकी सब तरीकों से ग्रो कर रहा होता था, तो लोग कभी कभी बॉर्डर पे छोटी मोटी एक्टिविटीज कराते हैं। मतलब किसी से थोड़ा मोड़ा हमला करवा दिया, कभी सैन्य फोर्स से कुछ दबाव बनवा दिए, कुछ झड़प करवा दिया। जो देश ग्रो कर रहा है वो उसका उसका डिस्ट्रैक्ट करके इस चीज पे फोकस कर दिया और ग्रो ना करे। लेकिन आज के डेट में सैन्य ताकत और युद्ध, लड़ाई झगड़ा का इस्तेमाल करना किसी के लिए भी पॉसिबल और ड्यूरेबल नहीं है। तो अब क्या होता है कि स्मार्ट गेम खेलने लगे हैं लोग। कभी कभी आपने सुना होगा साइबर अटैक हो जाता है किसी बैंकिंग साइट पे, किसी कंपनी की साइट पे, किसी हॉस्पिटल पे। तो साइबर अटैक बेसिकली जो साइबर क्राइम करते हैं उनको जो फायदा, अब जैसे किसी हॉस्पिटल के साइट हैक कर लिया, उससे साइबर को क्या फायदा होगा? जो उसने साइबर क्राइम किया है, जो हैक किया है, उससे क्या फायदा होगा? वो कराया जाता है बेसिकली ताकि वहां की जो चीजें हैं वो डिस्टर्ब हो जाए और बेसिकली वो फोकस ना कर पाए अपने जो उनकी ग्रोइंग सिचुएशन है उस पर, और इन्हीं सब चीजों में लगे रहें। और ये एक देश दूसरे देश के खिलाफ चीजें यूज करती आ रही है। और ऑलमोस्ट सेम चीजें लग रहा है कि हिंडनबर्ग के साथ भी किया गया है कि इंडिया की जो अभी ग्रोथ है रनिंग, वो आने वाले टाइम में सभी को पता है कि आने वाले दिनों में चाइना के बाद जो है वो भारत अपना दबदबा बनाएगा। क्योंकि आज हमारे कंट्रीज में जो चीजें पहले मैन्युफैक्चर नहीं की जाती थी, हर चीज के लिए हम चाइना पर डिपेंड रहते थे, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर होने लगी हैं। टाटा ने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं आर्मी से रिलेटेड वो पूरे किए हैं, टैंक्स दिए या जो बंकर्स दिए जो भी। तो ये खुद के हम बना के अब अपने लिए सारी चीजें बना रहे हैं। तो आज हम ये सारी चीजें अपने लिए बना रहे हैं। जब अपने लिए बनाते बनाते फिर हम दूसरों के लिए बनाने लगेंगे, दूसरे कंट्रीज के लिए बनाने लगेंगे, फिर धीरे धीरे ये चीजें ग्रो होते होते एक्सपेंड होती हैं। तब हम मार्केट में एक एक्सपोर्टर, बड़े एक्सपोर्टर के तौर पे जाने लगेगा भारत। और ये चीज आसपास या और भी कंट्रीज को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि भैया हमसे कोई देश जो बहुत पीछे था वो धीरे धीरे बढ़ के आगे जा रहा है। तो ये करने के लिए एक तरीके से स्मार्टली गेम किया जाता है डिस्टर्ब करने के लिए। और जबकि फाइनेंशियली जब कंपनी ग्रो कर रही है या कोई देश ग्रो कर रहा है, तो वहां को अगर इंपैक्ट करना है तो वहां के बिजनेसमैन को अगर आप इंपैक्ट कर देते हैं, कंपनीज को, किसी जैसे अडानी ग्रुप हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये सारे लोग देश की अर्थव्यवस्था में एक तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं। ठीक है, एक तरीके से हर फील्ड में छोटे बड़े कंपनीज में इनका इन्वेस्टमेंट होता है। अगर डायरेक्ट यहां हिट होता है, इस बड़े सेक्टर्स पे, बड़े कंपनीज पे हिट होता है, तो देश की अर्थव्यवस्था पे कहीं ना कहीं ये असर आने वाले दिनों में डाल सकती है। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि हिंडनबर्ग का जो ये रिपोर्ट है वो एक तरीके से इंडियन इकोनॉमिक को सोचा समझा अटैक है। कि क्योंकि अडानी जो ग्रुप है वो अभी इतने छोटे छोटे सेक्टर्स में काम कर रहा है, और चाइना जैसे कंपनीज को अगर हमें compete करना है, तो ऐसे बिजनेसमैन जो हर क्षेत्र में अपना पैसा लगा रहे हैं, एम्पावरमेंट दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं और अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो इनका जो योगदान है वो देश के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब इन पे ही घात कर देंगे तो दूसरे देश यही सोचते हैं कि इन पे ही घात कर देते हैं, ताकि कहीं ना कहीं से तो थोड़ा डिस्टर्बेंस लोगों को देखने को मिलेगा। तो बेसिकली अभी तक यही देखा गया है। लेकिन जहां तक बात रहे अडानी के धोखे की, अडानी के विश्वास की,
तो अडानी ने अगर विश्वास की बात करें तो करीब करीब 92,000 करोड़ का 9200 करोड़ रुपए का लोन जो है वो सितंबर 2024 में रीपे करना था। अडानी ग्रुप ने जो लोन ले रखा था 9200 करोड़ का, वो सितंबर 2024 में पे करना था। लेकिन अभी इस रिपोर्ट के आने के बाद जब देखा कि मार्केट में जो बैड इंपैक्ट हो रहा है उसको सुधारने के लिए उन्होंने अभी अनाउंस किया कि हम भाई इतने अभी भी सक्षम हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि एसबीआई का लोन है वो डूब रहा है, एलआईसी बंद हो रही है, डूब रही है। लेकिन उन्होंने 9200 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट करने की घोषणा कर दी कि भैया जो हमारा पेमेंट सितंबर 2024 तक में हम पूरा करने वाले थे वो अभी हम पेमेंट कर दे रहे हैं। हमारी जो क्षमता है वो अभी भी इतनी बरकरार है कि हमने जो लोन लिया है वो इतनी लाला, कोई लाला वाली कंपनी नहीं है, कोई दुकान नहीं है जो घाटे में है, बंद किया और चले गए। इतना बड़ा जो पावर है वो इतनी आसानी से एक रिपोर्ट पे पूरे धराशायी होकर खत्म होने वाला नहीं है, ये चीज सबको पता है। और इसीलिए जो 1 वीक में बिजनेस जो रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो 1 वीक में अडानी तीसरे नंबर से चल के 22वें नंबर पे चले गए थे, अब वो वापस से टॉप 20 में आ गए हैं। आई थिंक 16-17 नंबर पे थे पिछले 1-2 दिनों पहले की रिपोर्ट है। तो अडानी इज बैक इसलिए है क्योंकि उनका जो विश्वास है वो उन्होंने कायम किया है लोगों के लिए, लोग उनके कंपनी में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। इसके बाद भी हो हल्ला मचा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे इसी बीच में लोगों के भरोसे के साथ अब एफपीओ जो लॉन्च किया हुआ था ऑलरेडी 20,000 से ज्यादा करोड़ रुपए का एफपीओ जो इन्वेस्टर्स खरीद चुके थे, उसको भी अडानी ने जब एफपीओ कैंसिल किया तो सबके पैसे वापस किए। और ये एडवांस में लोन का रीपेमेंट इस सबको एक भरोसा बिल्ड करता है और ये आश्वासन देता है कि जब इतनी बड़ी कंपनीज का एम्पायर है तो किसी एक रिपोर्ट के बेस पे ये पूरी की पूरी धराशायी नहीं हो सकती। हाँ, कुछ पल के लिए डगमगा सकते हैं, लेकिन भरोसा जो है वो बिल्ड करना, टाटा हो, रिलायंस हो, अंबानी अडानी की जो भी कंपनीज हैं, तो भरोसा जो इन्वेस्टर्स का होता है वो इस रिपोर्ट पे कुछ समय के लिए डगमगा जरूर सकता है, लेकिन जब इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा एम्पावरमेंट होता है तो चीजें बाउंस बैक जरूर करती हैं और रिपोर्ट्स कुछ समय के लिए असर डाल सकती हैं। आने वाले दिनों में धीरे धीरे चीजें रिकवर होने लगी हैं ऑलरेडी, तो हो सकता है कि इस एलिगेशंस में जो कंपनीज के कुछ ना कुछ चीजें इधर उधर होती हैं वो जांच का विषय है। लेकिन जब दूसरे कंपनीज इस तरीके की दूसरे देश की रिपोर्ट्स आती हैं तो कहीं ना कहीं वो देश, फाइनेंस और देश की कंपनीज पे एक तरीके से अटैक होता है। तो आप सबका इस पे क्या विचार है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं फिर एक नए अध्याय के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।